महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं को सह आचार्य रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड प्रश्न पत्र के इकाई 4 में आलोचना से संबंधित व्याख्यान को आयोजित रखा गया है। इस व्याख्यान में मेरे द्वारा आपको आलोचना के महत्व, आलोचना की उत्पत्ति, आलोचना प्रक्रिया के तत्व, इनका अध्ययन करवाया जाएगा। उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके कोर्स में सेकंड प्रश्न पत्र में इकाई 4 के अंतर्गत हिंदी आलोचना एवं निबंध का तात्विक विवेचन और उसका ऐतिहासिक विकास से संबंधित अध्याय रखा गया है। इस इकाई 4 में ये दोनों जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, उसमें आपको आलोचना एवं निबंध के अर्थ, स्वरूप, भेद, उनका विकास, इन सब का अध्ययन करना होगा। इसी क्रम में मैं आज आपको आलोचना से संबंधित आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। आलोचना का अर्थ, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि आलोचना हिंदी साहित्य में क्यों रखी गई है। बीए पार्ट थर्ड में सेकंड प्रश्न पत्र में आलोचना इसलिए रखी गई है कि यह एक बहुत गंभीर विषय है जो बीए पार्ट थर्ड तक परिपक्व होने पर आपके द्वारा समझा जा सकता है। उससे पहले आपने कहानी, उपन्यास आदि विधाएं पढ़ी होगी। यह एक गंभीर विधा है साहित्य की, जिसे बीए पार्ट थर्ड में है, इस कारण से रखा गया है। आलोचना शब्द संस्कृत की लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना। लुच में ल्यू शब्द जोड़कर लोचना बनता है। इसमें आड उपसर्ग जुड़कर आलोचना शब्द बनता है और इस दृष्टि से आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को नियंत्रित दृष्टि से देखना। जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह हर चीज का परीक्षण करना चाहता है, यह जो परीक्षण की प्रवृत्ति है, यही साहित्य में आलोचना कहलाती है। धीरे धीरे जब आलोचना का अर्थ एक नेगेटिव रूप में हमारे सामने आने लगा कि केवल किसी भी वस्तु की उसके दोषों का ही विवेचन करना, तो इस कारण से साहित्य में आलोचना के स्थान पर धीरे धीरे समालोचना शब्द का प्रयोग होने लगा। सम उपसर्ग इसमें जो लगा है, इसका तात्पर्य यह है कि सम्यक पूर्वक, अर्थात उसके गुण व दोष दोनों को देखना किसी भी कृति की, और यही शब्द वर्तमान समय में ज़्यादा प्रचलित है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा दी है। डॉक्टर कार्लाइल के अनुसार आलोचना की जो परिभाषा है वह भी उनके द्वारा दी गई है। डॉक्टर कार्लाइल आलोचना पुस्तक के प्रति आलोचक की मानसिक प्रक्रिया मात्र मानते हैं। आलोचना का यदि हम स्वरूप देखें तो हिंदी में आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त ने कहा है कि किसी कृति की विशेषताओं पर विचार करना, उसकी उपलब्धियों व अभावों का मूल्यांकन करना, मनुष्य के हृदय पर व्याप्त कृति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना, उसके गुणों और दोषों को देखना, उसमें श्रेष्ठता व अभाव के विषय में निर्णय देना, उसे श्रृंखलाबद्ध करना, ये सभी आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के स्वरूप के संबंध में एक प्रसिद्ध अंग्रेज समीक्षक ने लिखा है कि साहित्यिक सुरुचि के तर्कपूर्ण प्रयोग का नाम आलोचना होती है। यदि हम आलोचना की प्रक्रिया के तत्वों को देखें तो सर्वप्रथम इस बात को जानना आवश्यक है कि आलोचना प्रक्रिया के तत्व किसी आलोचक के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, जब तक हम किसी भी रचना का मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए हम प्रेमचंद के किसी उपन्यास की आलोचना करें, अर्थात उसकी समालोचना कर रहे हैं, तो एक समालोचना करने वाले व्यक्ति को किन किन तत्वों का, किन किन विषयों का, किन किन चीज़ों का ज्ञान होना पर्याप्त जरूरी है। यदि वह ज्ञान नहीं है तो वह उस कृति के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो सर्वप्रथम हम यदि देखें तो आलोचक का विषय के प्रति जो ज्ञान है वह बहुत गंभीर होना आवश्यक है।
विषय ज्ञान अगर उसका अपर्याप्त होगा तो वह कृति के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, और जिस परिस्थितियों में उस कृति का निर्माण हुआ है उस परिस्थिति का भी पूरा ज्ञान उस आलोचक को होना चाहिए। प्रत्येक देश प्रदेश के अपना अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरण होता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में कोई भी अपनी कृति का निर्माण करता है, और इसी कारण से एक आलोचना करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण परिवेश, परिस्थितियों या वातावरण का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। आलोचक को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह कृति की व्याख्या करते समय अन्य सभी शास्त्रों का भी सहारा लें, और विशेष रूप से वह इतिहास व तुलना का सहारा लें। कृति का क्या उद्देश्य है, उसके कृतिकार के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों का भी एक आलोचक को ध्यान रखना आवश्यक है। और अंत में यदि हम देखें कि यदि उस कृति के संबंध में कोई भी पहले निर्णय आ चुका है तो उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही अपना निर्णय नहीं दें, बल्कि अपना मौलिक निर्णय दें उस आलोचना के परिप्रेक्ष्य में। जड़ता और शिथिलता या गतिरोध से उसे बचना चाहिए। आलोचक का जो मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, एक प्रकार से जो आकर्षण तत्व है, वह कई शास्त्रों का ज्ञान, ये सब तथ्य एक आलोचक में होने अनिवार्य हैं। आलोचना की उपयोगिता क्यों है साहित्य में, इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने अपने कहा है कि आलोचना की आत्मा कला में रूप की अभिव्यक्ति करती है, और आलोचना की शरीर रचना वो वैज्ञानिकता की अभिव्यक्ति करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचना साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उसके अभाव में किसी भी कृति की सही ढंग से समीक्षा हो ही नहीं पाएगी। अगर आलोचना उपस्थित है तो उस कृति का हम सम्यक मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं, उस कृति का हम बहुत अच्छी तरह आस्वादन भी कर सकते हैं। एक आलोचक को की निर्णय क्षमता में उसका बहुत बड़ा योगदान कृति के संबंध में हम मान सकते हैं। आलोचक व पाठक दोनों के विषय के ज्ञान में बढ़ोतरी आलोचना से होती है, और आलोचक और पाठक दोनों का एक प्रकार से मार्गदर्शन आलोचना से मिलता है। जब एक आलोचक जब कृतिकार या उसका कृति का मूल्यांकन करता है तब वह सभी रूपों में उस कृति को समझता है और पाठक को भी समझाता है। इस दृष्टिकोण से पाठक उस कृति को बहुत अच्छी तरीके से उसका अध्ययन कर पाता है। स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य का एक तथ्य होता है कि वह गुण व दोष दोनों को परखता है, उस दोनों से सीख लेता है, यही तथ्य साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में माना जा सकता है। किंतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात अंत में हम उस कह सकते हैं वह यह कि जैसा आई ए रिचर्ड्स ने कहा कि एक आलोचक को तटस्थ भाव से किसी भी कृति या उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना आवश्यक है। यदि वह तटस्थ नहीं है कृतिकार के प्रति या उस कृति के प्रति, तो निश्चित रूप से वह रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो आज के व्याख्यान में हमने आलोचना के अर्थ, आलोचना प्रक्रिया के तत्व, अर्थात एक आलोचक को आलोचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक आलोचना का क्या महत्व है, इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।